हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड पर आपको दिख भी रही हैं कुछ चीज़ें कि आज हम लोग लंबी क्लास, इम्पॉर्टेंट क्लास, लगभग एक प्रश्न आना तय रहता है आपके आरओ या यूपीपीसीएस, उसी के रिलेटेड से बताया जा रहा है, उसी को टारगेट करते हुए ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं। वनडे लेवल में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो उनको मैं बताऊंगी कैसे बन सकते हैं प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है कि आज हम लोग बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। इसका महत्व क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आर्टिकल 32 को ही समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। 1-2 मिनट मुश्किल से लगेंगे आपको। तो इसमें बताया गया है कि आर्टिकल जो 32 है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे मूल अधिकार है, जो हमारा भाग 3 दिया गया है आर्टिकल 32 से लेकर 35 के अंतर्गत, उनमें से ये एक आर्टिकल 32 है जो सारे आर्टिकल की क्या करता है? रक्षा, सुरक्षा, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि इनकी रक्षा करता है, इनकी सुरक्षा करता है। ठीक है ना? अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या आप उनको नहीं कर पा रहे हैं या आप पर कोई दबाव डाल रहा है या कुछ भी, अभी इन रीड के माध्यम से भी आपके सामने बातें रखी जाएंगी, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। कहाँ पर जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। अगर जैसे अब मान लीजिएगा कि कोई नागालैंड या मान लीजिएगा कोई केरल का व्यक्ति है, नागालैंड या केरल का व्यक्ति है, उधर पूर्वोत्तर भारत की और इधर दक्षिण भारत की बात करें कि कोई केरल और तमिलनाडु का है, तो जैसे उसके साथ कोई मौलिक अधिकार के साथ हनन हुआ है, तो वो उतना दूर कैसे आएगा कि पहले हम दिल्ली चलें, फिर उसके बाद हम वहाँ से न्याय लें, फिर आए। तो इसीलिए इसमें एक और बात कही गई है जो महत्वपूर्ण है कि अगर आपके मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट, मतलब आप जो स्टेट में लगभग 25 स्टेट में अभी तक हाई कोर्ट हो चुकी हैं और 3 स्टेट में और बची हैं, तो वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो जितनी आप अपने हाई कोर्ट के आसपास जहाँ पर आपके हाई कोर्ट है वहाँ आप जा सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 32 के तहत बताया गया है। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद 32 क्या है। आप लोग कोशिश करें कि पूरा लेक्चर देखें, आपको जरूर लाभ होगा यहाँ से, क्योंकि आपके सामने जो चीज़ें परोसी जा रही हैं वो बेहतर से बेहतर देने का यहाँ पर संकल्प लिया गया है कि आपको अच्छी चीज़ें, वही चीज़ें दी जाएंगी जो एग्ज़ाम में आता है, वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आप यहाँ से अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पीडीएफ देना भी शुरू कर दिया है। आप अगर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ पहुंचने लगी है, आपको पीडीएफ दी जाने लगी है। तो आप यूपीएससी ज्ञानदायिनी टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। दूसरी बात, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले पहुंचेगा तो सबसे पहले पाएंगे, सबसे पहले पाएंगे तो सबसे पहले सिलेक्शन लेके जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। तो यहाँ पर कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकार, जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार उनको कह सकते हैं, के परिवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति कौन देता है? आपका संवैधानिक उपचार देता है। आपका जो संवैधानिक उपचार ये इतना, मतलब कहते हैं ना, इतना मजबूत है कि इसके सिर्फ एक
एक अनुच्छेद से आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। वहां पर आप अपना केस, अपनी बात, अपना सब कुछ रख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो महत्वपूर्ण जो आने वाला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, B.R. राव या भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा? संवैधानिक उपचारों को क्या कहा? तो कहा कि ये संविधान की क्या है? आत्मा है। क्या कहा इनको? आत्मा कहा कि जो आपका संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 है, वो संविधान की आत्मा है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। मैंने इनके विषय में पहले भी चर्चा कर रखी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में, कि ये तब के ज़माने में भी इतने टैलेंटेड और पढ़े लिखे थे, और आज के ज़माने में भी इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा कि ये संविधान की आत्मा है। अगर प्रश्न आए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप प्रस्तावना लगाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो फिर ये वाला मतलब डॉक्टर भीमराव आएगा तो डॉक्टर भीमराव लगाएंगे। किसने कहा कि संवैधानिक उपचार संविधान की आत्मा है, तो किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। अगर एकदम डायरेक्ट प्रश्न आए कि प्रस्तावना को और क्या कहा जाता है, तो आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संवैधानिक उपचार जो है आपका, इसे किसने कहा कि संविधान की आत्मा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। ठीक है, इतनी बात आपकी हो गई। आगे बात कही जाती है कि संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत, जो आपका ये अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है या दी गई है। जैसे मूल अधिकार की गारंटी दी गई ना अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के तहत। जैसे अनुच्छेद 226 के तहत ये बताया गया आपको कि आप हाई कोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, गारंटी दी जाती है आपको मूल अधिकार के लिए। ठीक है, तो और कहा जा रहा है कि गैर मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार व लौकिक अधिकार को नहीं दी जाती है। इतने को अन्य जो भी अधिकार है उनको गारंटी नहीं दी जाती है। ठीक है, आगे बात कही गई कि मौलिक अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या हनन होने पर व्यक्ति कहाँ पर जाएगा? अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। इसके लिए कहाँ पर वाद दायर करेगा, कहाँ पर रिट देगा? तो इसके लिए 5 प्रकार की रिट का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया? 5 प्रकार की रिट का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में न्यायालय द्वारा जारी की गई या जारी किए जाने वाले 5 विशेषाधिकार रिटों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। इन रिटों, जो ये रिट है, जिनका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, तो ये आपके लैटिन भाषा से लिए गए। किससे लिए गए? लैटिन भाषा से लिए गए। तो ये आपके लैटिन भाषा में ये रिट जो है, जितनी भी रिट है, इसे लिख लीजिए कि किस भाषा से ली गई है। तो आपको भाषा पता होनी चाहिए कि लैटिन भाषा से ली गई, लैटिन भाषा से। ठीक है, ये कहाँ से ली गई? लैटिन भाषा। ये जो शब्द, ये भाषा है, ये आपकी लैटिन भाषा है। जैसे हार्बियस कार्पस आपकी लैटिन भाषा से, ये अंग्रेजी वर्ड नहीं है, पढ़ने में आपको अजीब लगता है ना। जैसे अपने यहाँ का इंग्लिश कुछ भी होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप आराम से पढ़ ले रहे हैं। अब हार्बियस कार्पस, तो ये आपकी क्या है? लैटिन भाषा है। तो चलिए, ये जो 5 प्रकार की रिट है, इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो जैसे पहली आपके सामने लिखी गई है, मैं लिख कर इसलिए रखी हूँ ताकि आपको सिर्फ समझाना रहे। इतना लिखने से कुछ है नहीं इसमें, जो हम समझाएंगे वो आपके सामने परोसा जाएगा, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हार्बियस कार्पस क्या है? तो इसमें कहा गया है टू हैव द बॉडी, मतलब आप शरीर सहित प्रस्तुत हों, मतलब शरीर प्रस्तुत करना। जैसे
बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होगा कि हमें व्यक्तिगत, ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस रिट के अंतर्गत आती है, तो आप क्या बताएंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब कैसे आता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो को प्रस्तुत करना। क्या प्रस्तुत करना? सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है। न्यायालय द्वारा ये आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है। तो कौन बंदी बनाएगा? मान लीजिएगा कि आजकल ये छेड़खानी जो चलती है तो बहुत ज्यादा चलती है। जैसे एक लड़का एक लड़की को छेड़ दिया और छेड़ने के बाद कुछ दिन ये मामला चलता रहा, उसके बाद लड़की के घर वालों को पता चला, लड़के के घर वालों को पता चला, तो क्या करेंगे कि लड़की के घर वाले तो लड़की को मार जम के सूतेंगे पहले वहीं पर अपने ही घर पर, फिर उसके बाद धीरे से पहले अपनी लड़की को सूतेंगे, फिर क्या करेंगे, जो लड़का होगा उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। तो पुलिस क्या करेगी, वहां उसको बहुत ज्यादा पीटती मारती है। जब वो पीटेगी मारेगी तो वहां पर अब वो तो जाएगा नहीं है कि हम रिट जारी करेंगे, वो तो बंद है। तो मान लीजिए जैसे वो बंद है तो वो तो कहेगा नहीं कि भाई हमें रिट जारी करना है, हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, हम रिट जारी कराएं फिर आप हमको पकड़ लीजिए, ऐसा तो कहेगा नहीं। तो इसीलिए कहा गया 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर सशरीर प्रस्तुत करें। कहाँ पर? न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट पर। तो अगर किसी थानेदार ने उस लड़के को या उस व्यक्ति को मार पीट जो भी कुछ किया, तो अगर उसके दोस्त, माँ बाप या कोई भी सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने बता दिया कि इस थाने पर मेरे लड़के को बिना कुछ किए या बिना उनको अधिकार नहीं है, मतलब पुलिस को ये अधिकार नहीं कि आप उन्हें मारे पीटे, तो जो आपका न्यायालय होगा, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, वो उस थाने के लिए वहां पर से आदेश भेजेगा। आदेश क्या भेजेगा कि आप उसे सशरीर प्रस्तुत करें, आप उसे 24 आवर्स में सुप्रीम कोर्ट में सशरीर प्रस्तुत करें। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी सशरीर सहित पहुंचती है। हमें व्यक्तिगत मतलब हमें मतलब फ्रीडम मिलनी चाहिए, हम स्वतंत्र हैं। अब ये नहीं कि आप किसी लड़की को छेड़ दिए फिर उसके बाद उसका रेप कर दिए तो इसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है, फिर इसके लिए दंड है। तो दंड कौन देगा आपको? सुप्रीम कोर्ट देगा। आप उस दंड कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। तो ये आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आगे इसमें कहा गया वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 आवर्स के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे केरल से कोई व्यक्ति आएगा दिल्ली तो उसे 24 आवर्स तो ऐसे ही लग जाएंगे, तो इसलिए यात्रा के समय को छोड़कर कहा गया, यात्रा के समय को छोड़कर, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारण की अवैधता पर विचार किया जा सके। ठीक है। अगला एक बताया जा रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। तो इसमें ज्यादातर प्रश्न आपको सार्वजनिक तो है ही, व्यक्तिगत वाला ये प्रश्न उठाकर पूछ लेता है, तो ये प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। अगला आता है परमादेश। परमादेश का मतलब मैंडमस। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, वी कमांडेड, हम आदेश देते हैं। जैसे आप सेना में हैं या कहीं और हैं और आप बहुत पावरफुल हैं, जैसे आपके सामने मान लीजिएगा डीएम खड़ा है और आपको आदेश दे कि आप जाकर उन्हें मार दीजिए, आप जाकर उन्हें मार दीजिए, तो जब वो आदेश देगा तो वो करना पड़ेगा। ठीक है। भाई आदेश दे रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। क्या होता है? हम आदेश देते हैं, आप इसे करें। फिर पब्लिक ड्यूटी मतलब सरकारी। अब हम अगर अपने को कहें तो हम प्राइवेट हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको आदेश दिया जाता है कि उनको आदेश जारी किया जाता है कि आप समझें, जबकि जब कोई सार्वजनिक इकाई, अधीनस्थ न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करते, जैसे आजकल का उदाहरण आप ले लीजिएगा, कोई भी उदाहरण उठा लीजिए आजकल के हिसाब से कि
जैसे मान लीजिए कॉलेज में क्या होता है, आजकल पढ़ाई बहुत रेयर में होती, बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हों। मतलब टीचर अच्छा होना भी जरूरी नहीं है कि टीचर अच्छा है तभी पढ़ाई हो, स्टूडेंट का भी अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं तब तो वो पढ़ा देंगे, लेकिन टीचर अच्छे नहीं है तो क्या करेंगे, वो आजकल इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, फेसबुक पे रील चल रही है, अपना देख रहे हैं, कच्चा बादाम देख रहे हैं, पक्का बादाम देख रहे हैं। तो जब वो देख रहे हैं तो वहाँ पर अगर किसी को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर तो मैम आती हैं तो रील देखती हैं, सर आते हैं तो फेसबुक ही चलाते रहते हैं, तो कोई अगर शिकायत कर दिए अपने से ऊपर, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट पर जा करके कि मैम यहाँ पर तो क्लास है, ये कॉलेज है, यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, तो ऊपर से आदेश आएगा कि आप कहाँ हैं, सरकारी ड्यूटी पर है। सबसे बड़ी बात तो आप पब्लिक ड्यूटी पर हैं, फिर आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं। अगर वो फिर भी कर्तव्य नहीं निभाते, क्या करेंगे, उन्हें लगेगा कि ये वहां से लेटर आ गया है, चलिए 1-2 दिन सुधार कर लेते हैं, आदेश मान लेते हैं उनका। परंतु सुप्रीम कोर्ट इतना तो वो है नहीं कि मतलब बहुत इतनी बड़ी बात भेजा है तो बहुत शांति से, वो हो सकता है अपने व्यक्ति भेज दे कि पीछे से आप जाकर देखिए क्या मेरा आदेश माना गया है। तो जैसे पीछे से खबरची नहीं आते, आ गए देखने, 2-4 दिन तो माहौल अच्छा चला, क्लास चली, पढ़ाई हुई, परंतु उसके बाद फिर वही हो गया। तब ऊपर से क्या आएगा, आदेश आएगा, मैंडेमस आएगा, परमादेश आएगा कि आप अपनी ड्यूटी को कर्तव्यपूर्ण नहीं निभा रहे हैं, तो उनको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ठीक है। करते हैं, निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करते या फिर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं, अपने अधिकार, अब चाहे रील है देखना है या कुछ भी आप कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई, आप टीचर हैं तो पढ़ाएंगे ही ना, टीचर किस लिए होता है, पढ़ाने के लिए, लेकिन आप कुछ और कर रहे हैं तो वो आपके अधिकार से बाहर हो गया, ठीक है। तो उच्च न्यायालय ये आदेश देता है कि वे अपने कर्तव्य का पालन अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर करें। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात, आपके राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल पर ये लागू नहीं होता है, बाकी सब पर लागू होगा, लेकिन भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल पर ये लागू नहीं होता है। वो अपने कार्यों का पालन करें या ना करें, ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगली बात आती है, जैसा कि अगला लिखा है, अधिकार परीक्षा को वारंटो, क्या लिखा है, को वारंटो, अधिकार परीक्षा को वारंटो, मतलब वारंट का मतलब क्या होता है, जैसे वारंट आता है ना, तो वारंट का मतलब होता है अधिकार, क्या होता है, अधिकार, वारंट पर क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा का मतलब क्या हुआ आपका, जब कोई व्यक्ति, ऐसे समझिए, अधिकार परीक्षा मतलब जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, उसके पास अधिकार भी नहीं है। जैसे अधिकार परीक्षा का मतलब मान लीजिए, जैसे इतने समय लेटेस्ट उदाहरण लेते हैं, जैसे यूपीएसआई, आपकी यूपी सब इंस्पेक्टर में कुछ बच्चों का ऐसा सिलेक्शन हुआ जो रनिंग किए भी नहीं और फाइनल लिस्ट में हैं, उनके पास अधिकार नहीं है, वो ऐसा काम भी नहीं किए, उन्होंने रनिंग भी नहीं की, लेकिन वो फाइनल लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, तो उनको ये अधिकार परीक्षा दिया जाएगा कि आप इनकी सुप्रीम कोर्ट पर जैसे गए कि इन्हें जांच करी, तो जांच करेंगे कि इन्होंने यूपीएसआई का एग्जाम कहाँ दिया, सेंटर कहाँ था, इनका फिजिकल कहाँ हुआ, इनकी रनिंग कहाँ हुई, सारी जांच करने के बाद अगर आप वहाँ पर गलत पाए गए तो गए काम से, ठीक है। तो क्या होगा, आप काम से यहाँ से चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट बाहर मतलब बाहर। तो कहा गया है वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से ये कार्य कर रहा है, वो किस अधिकार से इसने यूपीएसआई में सिलेक्शन लिया, किस अधिकार से, जब उसके पास योग्यता ही नहीं, उसने रनिंग की ही नहीं, ऐसा कहा गया। मुझे नहीं पता रियलिटी क्या है, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में सुना है, देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको लेटेस्ट उदाहरण देने का प्रयास कर रही हूँ बस। तो ये चीजें हैं, तो कहेगा कि वो किस अधिकार से ये कार्य कर रहा है, यदि वो अनाधिकृत रूप से पद धारण किए हुए है तो न्यायालय उसे पद मुक्त होने का आदेश दे सकता है।
मतलब न्यायालय कहेगा, कौन न्यायालय, अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप पद से मुक्त हो जाइए। अगर आप हाई कोर्ट गए हैं तो आपसे हाई कोर्ट कहेगा। ठीक है, क्या कहेगा, हाई कोर्ट कहेगा। आगे बात करते हैं आपकी, आगे क्या बात है, प्रतिषेध। प्रतिषेध ये तो आपकी थी क्या, व्यक्तियों के लिए ये 3 रीट थी, लेकिन ये 2 रीट जो है, ये 2 रीट जो है आपकी व्यक्तिगत या व्यक्ति के लिए नहीं होकर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के लिए ही हैं। तो इनको समझते हैं। जैसे प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या कहता है, प्रतिषेध प्रोविजन, प्रोविजन रोक देना। प्रोविजन का मतलब ही होता है रोक देना, मतलब प्रतिषेध कर रहा है, रोक देना। जो वर्क चल रहा है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्क, तो उन्हें क्या कर, रोकने का आदेश दे देगा। जैसे समझते हैं भाषा से, कहता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को रोकने करने के, अधीनस्थ न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है। जैसे अब लोअर कोर्ट है, या मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपकी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कोई अपराध किया है जिसकी सजा मात्र 3 साल है, मात्र कितनी है, मात्र 3 साल है, ओनली 3 years। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगा कि ये अपराध बहुत बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लग रहा है कि ये अपराध बहुत बड़ा है, क्या करें, इसको सीधा फांसी की सजा सुनाते हैं। फांसी की सजा क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीधा फांसी की सजा सुना देंगे। अब फांसी की सजा सुना दी गई तो क्या कहें कि अपने न्यायिक कार्यों को अपनी क्षमता से बाहर मत करिए आप। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट होगा तो हाई कोर्ट कहेगा, अगर हाई कोर्ट ये कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कार्य कर रहा है तो फिर कोई कहने वाला नहीं है। ठीक है ना, उसका लास्ट होता है, एकदम लास्ट निर्णय किसका होता है, आपके सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। तो अगर जैसे मुझे फांसी की सजा सुना दिया गया, अगर समय रहते हुए कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गया तब तो मुझे लटका दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय रहते हुए अगर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट को ये आदेश देते हैं या ये रिट भेजते हैं कि आप जहां पर जो काम कर रहे हैं उसे वहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि ये आपके अधिकार से बाहर है, आप फांसी नहीं दे सकते हैं। ये बात कही गई प्रतिषेध में, ये बात आपके कही गई। आप जैसे लिखना चाह रहे हैं वैसे आपको नोट्स में सारी बातें बस यहाँ समझना है। नोट्स मैं आपको दे ही रही हूँ तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स में वही है जो मैं बाद में पढ़कर बता रही हूँ। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी न्याय के लिए स्टे लगा देना, क्या लगा देना, स्टे लगा दिया, मतलब स्टे लगवा देना, ये इसी में आता है, जैसे में आता है। जैसे स्टे लगवा देना, जैसे दरोगा भर्ती या आपके यूपीएसआई की जो भर्ती उसमें क्या लगा है, स्टे लग गया है। ठीक है, उसे रोक दिया गया है। अभी हाई कोर्ट के द्वारा उसमें स्टे लगा दिया गया, अब वो हो सकता है मामला आपके सुप्रीम कोर्ट तक जाए। ठीक है, तो इतनी बात आप मोटी मोटी 4 रिटों पर जान चुके हैं। ये 2 रिट आपके न्यायालय के लिए हैं, बाकी ये 3 रिट आपकी कहाँ की हैं, व्यक्ति के लिए हैं। ठीक है, अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब पूर्णतया सूचित करना। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित करना। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो मतलब है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट या अथवा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से, जो मुकदमे आपके यहाँ लंबित पड़े कई सालों से पड़े रहते हैं, लोग यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, रिट डाल देते हैं और
निर्णय आ ही नहीं पाता, लोग निपट के चले भी जाते हैं, मतलब इस दुनिया से भी चले जाते हैं, उसका निर्णय ही नहीं आ पाता है। उनको पता ही नहीं होता है कि हम निर्दोष थे कि सजा भोगी थे, वो सजा भी भोग चुके होते हैं और वो मर भी चुके होते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है कि आपके यहाँ जो रिट या मुकदमे, आपके यहाँ आदेश देता है कि यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए वरिष्ठ न्यायालयों, मतलब अपने से वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने एवं न्यायिक भूलों को सुधारने हेतु जारी की जाती है। ये रिट किस लिए जारी की जाती है कि आपके यहाँ जो लंबित न्यायालय पड़े या उनको तेजी से मामलों को ऊपर ले जाएं, ताकि इन पर निर्णय जल्दी हो जाए, इंसान के रहते हो जाए। इंसान चला गया तब निर्णय भी आएगा तो किस काम का। तो ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है अपने से लोअर कोर्टों को, ठीक है। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट क्या देगा, आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देता है, हाई कोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देता है, सबसे नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता है, ठीक है। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो ये बात हुई। तो इनमें न्यायालय के और जैसे क्षेत्राधिकार, मतलब क्षेत्राधिकार के हो सकते हैं, क्षेत्र से बाहर आपने निर्णय दे दिया और आपके लेवल का नहीं था तो आप क्या करेंगे, इनको ऊपर दे देंगे। या अनुचित आपने निर्णय या आदेश दे दिया तो उसे क्या करेंगे, ऊपर भेज दें। या आप प्राकृतिक दे दिए, वो तो था भी नहीं फिर भी आप उसमें निर्णय दे दिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे निर्णयों को या लंबित या तेजी से काम करने के लिए इन निर्णयों को आप ऊपर भेजेंगे, अपने से ऊपर या वरिष्ठतम न्यायालय को भेजेंगे। इसमें यही क्रम है आपका। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही बात है, वही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है। आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट की स्थापना 226 के द्वारा की जाती है, ठीक है, 226 के द्वारा, आर्टिकल 226। तो ये आपकी बात आज हुई संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि ये आपके संवैधानिक उपचारों, ये अगर अब कुछ लोग तो ये जानते ही नहीं कि हमें कौन कौन सा आदेश मिला है। अब आप जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं गाड़ी चला रही थी, मैं हेलमेट लगाकर जाना भूल गई थी। मैं जाना भूल गई, पर मुझे ये बात पता थी कि अगर जो कांस्टेबल होते हैं, जिसे पुलिस कहा जाता है, अगर बिना स्टार के पुलिस आपको पकड़ लेती है और आपसे ये कहेगी कि आपका चालान 5,000 का काटा जा रहा है, तो आप मतलब या तो आप अपने अधिकारों को नहीं जान रहे हैं या फिर आप अपने अधिकारों को जानकर भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा कि मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि आपका 5,000 का चालान कटेगा कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल कटेगा, लेकिन आप नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ही चालान काटूंगा और आप मुझे पैसा दीजिए। मैंने कहा मैं भी मतलब अपने अधिकार जान रही हूँ, क्योंकि उतने समय मैं इन चीज़ों को पढ़ ही रही थी, तो मुझे पता था जब तक आपके पास एक स्टार, मतलब ASI, एक स्टार क्या होता है, अगर जिसके पास एक स्टार होता है तो वो आपका ASI होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जिनके पास 2 स्टार होते हैं, 2 स्टार होते हैं, वो SI होते हैं, मतलब सब इंस्पेक्टर। जिनके पास 3 स्टार होते हैं वो आपके होते हैं आई, मतलब इंस्पेक्टर। तो ये पुलिस केस है, तो पुलिस में ASI, SI, इंस्पेक्टर, और इसके ऊपर जिनके पास कोई स्टार नहीं होता है उन्हें आप क्या बोलते हैं, कांस्टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल के पास कोई अधिकार नहीं होता है, सिर्फ वो इतना कह सकता है कि गाड़ी रुकवा करके अपने से बड़े अधिकारी के पास लेकर जाएगा, बस, और कोई काम नहीं है कि वो आपसे आपका चालान काट दे, वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने अधिकारों को जाने। अब जैसे यहाँ अधिकार परीक्षा की बात हो रही थी, तो लोग पढ़ते हैं, अधिकार परीक्षा भी पढ़ते हैं, लेकिन इनका उपयोग करते ही नहीं। उनके ही टीचर, उनकी ही अध्यापिका, उनके ही अध्यापक उनके सामने कच्चा बादाम पे डांस करते हैं, या उनके सामने मतलब और भी चीज़ें करते हैं, जो रील्स चलती हैं वो देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये मेरा अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर जा करके 90% लोगों को भारत में तो अपने अधिकार ही नहीं पता है, हमें अधिकार ही नहीं पता है। जैसे
अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि हमें प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता या उसकी रक्षा करना हमारी ये स्वतंत्रता है कि हम प्राण एवं दैहिक की रक्षा करें, चाहे फिर वो हमारे सामने कोई भी खड़ा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ना चाहिए। ठीक है, ये अपने अंदर हौसला बना कर रखें कि हमें अपने प्राण एवं दैहिक की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है और हमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है, फिर भी घर वाले दबाव करते हैं कि शादी हमारी ही पसंद की करना। लगभग 90% आज भी यही प्रक्रिया चली आ रही है कि शादी हमारी ही पसंद की करना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ तो मैंने किया है, तो अब एक ये भी उपकार कर दो कि शादी मेरी ही पसंद की करना। ठीक है, तो ये हमें अधिकार ही नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या है। जीवन साथी चुनने का मुझे पूरा अधिकार है, मुझे मतलब सबको अधिकार है जीवन साथी चुनने का। अब किसी का जीवन साथी कैसा भी हो सकता है, उसे किस तरह पसंद है, ये माँ बाप या भाई बहन या कोई भी नहीं बताएगा। जीवन साथी चुनने का मुझे अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, आप अच्छे से अनुच्छेद 21 जब पढ़ेंगे ना, अनुच्छेद 21 में इतने अधिकार आपको दिए गए हैं कि आप स्वतंत्र होकर जी सकते हैं, परंतु किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए छोड़िए। अब ये रिटें बहुत लोगों को ये 5 रिटें याद नहीं होती हैं, तो इनका एक ट्रिक है, जहां से मैंने पढ़ा था तो मैं भी वही ट्रिक बता देती हूँ। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ठीक है, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, मतलब अब बंदी पति है कि नहीं है और पति परमेश्वर है कि नहीं है, ये तो पत्नियां ही बता सकती हैं। कि वो कहती ना पति परमेश्वर है, तो सही बात है, पति परमेश्वर है उनके। वैसे एक औरत के शरीर में उसके नाम का तो कुछ होता ही नहीं है। जन्म ली तो पराये घर की, वहीं से शुरू हो जाता है। जन्म लिया नहीं बेटी ने, लड़की ने, तो माँ बाप वहीं से, कितना भी माँ बाप ये सोच ले कि मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा, तो कभी ना कभी ये वर्ड यूज कर ही देते हैं। ठीक है, चाहे जितना, कभी ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे घर का लड़का है, कहेंगे भी तो ये भी कहेंगे लड़का है, परंतु एक दिन तो जाना ही है दूसरे के घर, कह देंगे, धो देंगे वहीं पर। ठीक है, क्यों? अब जैसे मैंने बताया कि पति परमेश्वर क्यों कहती हैं लड़कियां, इसलिए कहती हैं, उनकी पत्नियां इसलिए अपने पतियों को पति परमेश्वर कहती हैं क्योंकि उनके नाम का तो कुछ है ही नहीं। ना पत्नी के नाम का कुछ है या ना किसी लड़की, मान लीजिए लड़की, तो उसके नाम शादी हुई तो सिंदूर पति के नाम का, कंगना पति के नाम के, गहना पति के नाम के, सारा कुछ पति के नाम से ही हो जाता है। जानी भी वो पति के नाम से जानी जाती है कि फलाने की पत्नी है। कभी ये नहीं कहा जाता कि ये इनके पति हैं। बहुत रेयर केस में, अब थोड़ी बहुत जगह बदलाव आ गए हैं। अब तो लोग 5% जो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, उनमें से 1-2% तो ऐसे लोग हैं जिन्हें माँ बाप छोड़ देते हैं, क्या कहकर कि अपनी मर्जी से शादी की हो तो जाके जियो, जाके जहाँ जीना है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज बदल रहा है, आप बदलें। जब आप बदलेंगे तो बच्चे बदलेंगे, जाहिर सी बात है। आज भी मतलब लोगों के दिमाग में चलता है जाति विजाति कुजाति, सब तो गलत बातें हैं। चलिए ट्रिक के माध्यम से इन 5 रिटों को याद कर लीजिए। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार है। ठीक है, तो बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार प्रेक्षा। ठीक, इन्हें अगर 2-3 बार ये बात पढ़ेंगे तो याद। ये कोई क्रम से नहीं है, ये क्रम से नहीं है कि पहले परमादेश, पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण ही आएगा फिर परमादेश ही आएगा। आपको याद करनी है, ये क्रम नहीं है। बस इनके पढ़ाने का तरीका, कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण से शुरू करता है, कोई उत्प्रेषण से शुरू करता है। इसमें क्रम थोड़ी ना कि इस भाग में कुछ, बस संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 5 रिटें दी जाती हैं, वो बता दी गई आपको। आप लोगों को हमें लगता है बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोग ये क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। थोड़ा सा आज मैंने इसलिए ऐसे बताया क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आप थोड़ा हंसी ठिठोली करते हुए पढ़ाएंगे तो शायद आप बहुत अच्छा बता ले जाएंगी। तो मैंने प्रयास वही किया है कि चलिए आप सबको भी बीच बीच में मनोरंजन होता रहेगा। और वैसे हम बहुत सीरियस रहने वाले हैं,
परंतु कोशिश करेंगे कि लोगों की बातों को एक्सेप्ट किया जाए, कि हंसते खेलते पढ़ाया जाए, अच्छी बात है। तो आज का जो बोर्ड है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। किताब आपकी जितनी ज़्यादा गंदी होगी, ज्ञान आपके दिमाग में उतना ही ज़्यादा जाएगा। किताब आपकी जितनी ज़्यादा गंदी होगी, जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, ज्ञान आपके दिमाग में उतना ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना, ज्ञान आपके दिमाग में उतना ज़्यादा जाएगा। पॉजिटिव सोचेंगे सकारात्मक मिलेगा, बात दोनों एक ही है ना। पॉजिटिव सोचेंगे सकारात्मक मिलेगा। पॉजिटिव जब आप सोचेंगे तो चारों तरफ से आपको सकारात्मक ही दिखेगा। आप निगेटिव सोचेंगे, चारों तरफ आपको निगेटिव दिखेगा। आप किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को उठा लीजिए अपने जीवन में, किसी एक व्यक्ति को मात्र उठा लीजिएगा, उसके बारे में एक बार सिर्फ दिल से अच्छा ही सोच जाइए, मतलब आप पॉजिटिव सोच जाइए। वो कितना हो गलत होगा, कितना गलत हो, 100% गलत होगा, लेकिन वो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा तो आपको सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर ली। क्या कि सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर ली, और उसने कहा कि हाँ, वो व्यक्ति जिसके बारे में तुम सोच रही हो वो पॉजिटिव है। ठीक, अगर यही व्यक्ति इसके बारे में आपने निगेटिव सोचा, निगेटिव अगर आप सोचा, तो आपके चारों तरफ या उस व्यक्ति के चारों तरफ नकारात्मक एकदम कोहरा की तरह, धुंध की तरह छाया रहेगा, एकदम नकारात्मक। सकारात्मक तो हो सकता है थोड़ा सा दूर दूर दिखे आपको कि चलिए हाँ, ये सकारात्मक काम किया था, ये किया था, वो किया था, लेकिन अगर आप नकारात्मक निगेटिव सोचे नहीं कि नकारात्मक की प्रकाश इस तरह फैलती है कि आप फिर उसमें सकारात्मक नहीं खोज पाएंगे। इतनी इस नकारात्मक में शक्ति है कि सकारात्मक खोजने में फिर दिमाग एकदम ठिकाने लग जाता है कि अब एक भी पॉइंट, ऐसे जो पॉइंट होता है ना, एक भी पॉइंट हमको सकारात्मक मिल जाए कि हम इस मुद्दे से बाहर निकल जाए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये आप सिर्फ कर सकते हैं, आप सोचेंगे तो आपसे हो पाएगा। मैंने इसलिए इतनी बातें बताई कि कुछ लोगों ने ये भी कहा, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे जैसे शेयर करती हूँ, टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ, तो लोग जो देखते हैं उन्होंने कहा आप जो मोटिवेट करती हैं या आप जो कोटेशन देती हैं छोटे छोटे, ये आपके खुद के बनाए हुए होते हैं। मैं कहीं से खोज कर या सोच कर नहीं लाती, मतलब कि पहले से पढ़कर, ये मुझे तुरंत आता है और मैं आपके सामने परोस देती हूँ कि आपको क्या देना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से आप अपने दिमाग को चलाएं। ठीक है, आप अपने दिमाग को चला सकते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, निगेटिव सोचेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। ये एकदम 100% क्लियर बात है। तो आज तो हंसी खुशी से ये क्लास बीती है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको अच्छे से समझा रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ, हंसते बोलते मजाक करते हुए आपको पढ़ाया जाए तो अच्छा लगेगा, आपको भी पसंद आएगा, हमें भी पसंद आ रहा है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। अगली क्लास में बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है, कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं आप सबके बीच में। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे और अपने साथ साथ अपनी पढ़ाई को ध्यान देते रहेंगे। अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखें, अपना ख्याल तो रखें, अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखें। और मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।